नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। देखो, समझने की कोशिश करो, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, देखो, क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ना है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड देखो क्या, आपको पता है कि इससे पहले हमने जो बात पढ़ी है वो हमने पढ़ ली है रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन के बारे में, और हमने जो बात पढ़ी है वो पढ़ी है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। देखो, इन दोनों के दोनों स्टेप प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है कि रेप्लिकेशन के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर, या फिर डीएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन। और दूसरी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीन ये दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल, दोनों के दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड है। एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीन वो फॉलो कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी के रूल को। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का जो रूल जो है कि एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इनके बीच में ये रिलेशन है कॉम्प्लीमेंटेरिटी का। लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं यानी डीएनए होता है, उस डीएनए से आगे जाकर के एमआरएनए बन जाता है, और इस एमआरएनए से हमें बनानी है प्रोटीन। और आप जानते हो कि ये जो प्रोटीन जो है ये बनती है एमिनो एसिड्स के मिलने से, या एमिनो एसिड की जो चेंज होती है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, वो ही आगे जाकर के प्रोटीन कहलाती है, या उसी को प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए के बीच में तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रिलेशन है, लेकिन साइंटिस्ट के सामने समस्या ये थी कि ये जो एमआरएनए जो है, और इस एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेज का सीक्वेंस है, मान लो ये एमआरएनए है, इसके ऊपर ए जी टी सी जी, आपको पता है यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, यू जी यू सी ए। इस तरह से ये जो नाइट्रोजनस बेसेज का जो सीक्वेंस है जिसको हम कह रहे हैं जेनेटिक कोड, तो उनको ये मामला नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो जेनेटिक कोड जो है किस प्रकार से एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, या कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है कौन से एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। ये बात पता करना उनके लिए सबसे मुश्किल बात थी। और मुश्किल बात क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो आरएनए है, इस आरएनए के ऊपर ये कोई सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में से कोई अगर न्यूक्लियोटाइड को या कोई नाइट्रोजनस बेस जो है उसको अगर रिमूव कर दिया जाता है, तो बनने वाले जो एमिनो एसिड की चेन है या बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आ रही थी कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस या कौन सी नाइट्रोजनस बेसेज के सीक्वेंस किस तरह से एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर कुछ फिजिसिस्ट भी आए, कुछ केमिस्ट भी आए, कुछ जेनेटिसिस्ट भी आए, कुछ बायोकेमिस्ट भी आए, और सभी लोगों ने मिलकर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करी। पहले वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो एमिनो एसिड जो होते हैं वो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली, 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। और हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसेज जो होते हैं वो तो केवल 4 टाइप के होते हैं, केवल 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक एमिनो एसिड के लिए कोड करे तो हम केवल 4 एमिनो एसिड बना सकते हैं। मामला जम नहीं रहा, हमें बनाने 20 एमिनो एसिड। फिर उन्होंने कहा कि चलो दो दो मिलकर के नाइट्रोजनस बेस जो है, दो दो नाइट्रोजनस बेस की एक एक यूनिट मिलकर के अगर बनाती है एक एमिनो एसिड, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, केवल और केवल 16 एमिनो एसिड बन सकते हैं। या इस तरह से दो नाइट्रोजनस बेस मिलकर के एक एमिनो एसिड बनाए
तो हमारे पास टोटल 16 एमिनो एसिड बन सकते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट थे वो, जिनका नाम था जॉर्ज गेमो। और ये जो जॉर्ज गेमो जो है, इन्होंने बात बताई कि ना तो एक नाइट्रोजनस बेस एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं और ना ही दो एमिनो एसिड, दो नाइट्रोजनस बेस जो है एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ये जो कोड जो होते हैं ये 3-3 के ग्रुप होते हैं, यानी जो एमआरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो 3-3 के ग्रुप के अंदर जो है वो कॉम्बाइन होते हैं, और वो जो 3-3 का जो ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं कोडोन, उसको हम बोलेंगे कोडोन। उन्होंने ये कहा कि ये कोई एमआरएनए, इस एमआरएनए के ऊपर ए यू जी ए सी सी ए यू ए जी जी ए इस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस का जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इसमें ये 3-3 के ग्रुप मिलकर के हर एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे। यानी जो जेनेटिक कोड की हम बात कर रहे हैं वो होंगे जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होंगे, यानी 3-3 नाइट्रोजनस बेसेस के जो समूह है या ग्रुप है वो मिलकर के एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे, जिसको हम कहेंगे जेनेटिक कोड। और ये बात बताई थी जॉर्ज गेमो ने। उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करें कि जेनेटिक कोड क्या होता है, कोडोन क्या होते हैं और एंटी कोडोन क्या होते हैं, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे बात करें जेनेटिक कोड तो किसको कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेज, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंट ऑन ए न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए या आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेज का जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हम ये भी बात लिख सकते हैं, विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें कोडोन की, ग्रुप ऑफ 3 specific nitrogenous base, specific nitrogenous bases which code for a specific amino acid, specific amino acid, यानी डीएनए या आरएनए के ऊपर, आरएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस का ऐसा सीक्वेंस तो किसी स्पेशल एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, दैट इज कॉल्ड कोडोन। और अगर हम बात करें एंटी कोडोन की, तो एंटी कोडोन का मीन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, यानी जो कोडोन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन। तो ये 3 बेसिक सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये जो जेनेटिक कोड जो है ये जेनेटिक कैसे डिसाइड हुए, कितने प्रकार के हुए, तो उनके अकॉर्डिंग जॉर्ज गेमो के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि जॉर्ज गेमो ने ये कहा कि जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड्स या जिनको हम बोलते हैं कोडोन्स आर ट्रिपलेट। और अगर एक एमिनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजनस बेस जो है मिल करके कोड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 होते हैं, हर एक जो है वो 3 मिल करके कोड करते हैं, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब हमारे पास टोटल जो कोडोन हो जाते हैं वो 64 कोडोन हो जाते हैं। और ये जो 64 कोडोन है मिल करके बनाएंगे 20 टाइप के एमिनो एसिड्स बनाएंगे। अब एक बात तो क्लियर हो रही है कि 20 टाइप के एमिनो एसिड बनाने के लिए हमें 64 टाइप के हमारे पास कोडोन है, तो एक एमिनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन जो है वो कोड कर सकते हैं, एक एमिनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन जो है वो कोड कर सकते हैं। इस नेचर को या इस प्रॉपर्टी को हम डीजेनरेसी बोलते हैं या डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। अब हम इन कोडोन्स की बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में या इनके फीचर्स की बात करें तो कोडोन कैसे कैसे, टोटल
64 कोडोन्स होते हैं, उनमें से 61 कोड्स फॉर एमिनो एसिड, उनमें से 61 जो है वो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। 3 कोडोन जो होते हैं, 3 कोडोन जो होते हैं, और ये जो कोड करते हैं उनको बोलते हैं सेंस कोडोन, उनको हम बोलेंगे सेंस कोडोन। और जो 3 कोडोन जो होते हैं वो नॉन सेंस कोडोन होते हैं, नॉन सेंस कोडोन। और नॉन सेंस कोडोन का मीन नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड, किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो ये क्या काम करते हैं, इन कोडोन्स को बोलते हैं हम स्टॉप कोडोन, क्योंकि ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो उसको स्टॉप करने का काम करते हैं। दूसरा फीचर अगर हम बात करें कि ये जो कोडोन्स होते हैं ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं, नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मीन क्या होता है, सेम कोडोन परफॉर्म सेम फंक्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी कहने का मीन कि जैसे हमारे पास यहां पे यू है, अगर ये यू फिनाइल एलानिन का काम कर रहा है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, यूकैरियोटिक के अंदर भी उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। लेकिन इसको बोला है नियरली यूनिवर्सल, यानी अगर 100% ये बात सही होती तो यूनिवर्सल ही होता। नियरली यूनिवर्सल का मीन इसके अंदर कोई छोटे मोटे एक्सेप्शन, जैसे हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और एक हमारा जो है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। अगर हम न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो वहां पे यूजीए जो है, यूजीए ये काम करता है स्टॉप कोडोन की तरह, काम करता है स्टॉप कोडोन की तरह। और वहीं पे अगर हम यूजीए इसकी बात करें तो ये काम करता है ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, पहली बात। दूसरा एक्सेप्शन की अगर बात करें, जैसे हमारे पास होता है एजीए और ये न्यूक्लियर डीएनए के पास भी होता है एजीए। ये जो एजीए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये काम करता है स्टॉप कोडोन का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडोन का काम करता है, और हमारे अंदर ये काम करता है ट्रिप्टोफैन के लिए, आर्जिनिन के लिए कोड करता है, आर्जिनिन के लिए कोड करता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए जो है इनके अंदर ये जो कोडोन जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन शो करते हैं, बल्कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर सारे के सारे कोडोन जो है वो सेम तरह के काम करते हैं, इसीलिए इस फीचर को हम बोलते हैं नियरली यूनिवर्सल। नेक्स्ट अगर इसका फीचर देखें तो ये जो जेनेटिक कोड जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, या इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस नेचर। इसका मीन क्या, इसका मीन ये है कि वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, but one codon codes for only one amino acid। देखो यहाँ पे दो फीचर्स के बारे में हम एक साथ बात कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि हमारे पास टोटल जो है वो 64 टाइप के कोडोन होते हैं, एमिनो एसिड हमारे पास 20 होते हैं। तो एक एमिनो एसिड के लिए कई सारे कोडोन कोड कर सकते हैं, लेकिन एक जो कोडोन है वो बहुत सारे एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता। एक जो कोडोन है वो एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक या अनएम्बिगुअस नेचर। लेकिन वन एमिनो एसिड is coded by more than one codon is termed as degeneracy of codon, degeneracy
ऑफ कोडोन या जेनेटिक कोड। यानी एक एमिनो एसिड जो है वो कई सारे कोडोन से कोड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। लेकिन एक जो कोडोन है वो एक ही एमिनो एसिड बना सकता है, उसको बोलते हैं एन एम्बिगुअस नेचर या फिर स्पेसिफिक नेचर। तो इस बात को आप समझे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो कोडोन्स होते हैं ये ओवरलैपिंग नहीं होते, नॉट ओवरलैपिंग। नॉट ओवरलैपिंग का मीन क्या होता है? ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग जो है इनके अंदर है नहीं होती। इसका मीन क्या है ओवरलैपिंग नहीं होती? इसका मीन ये है कि जैसे ये हमारे पास एक एमआरएनए, इसके पास ए सी जी ए जी कुछ भी, यहाँ पे अगर ये जो तीन जो है ये मिलकर के एक कोडोन बनाएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे इस वाले के साथ ओवरलैप करके ये तीन बना ले, या फिर इसका मीन ये नहीं है कि ये इसके साथ कंबाइन होके बना ले। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तीन कोडोन है ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे, ये आगे वाले जो है वो फिर दूसरे एमिनो एसिड के लिए, ये तीसरे एमिनो एसिड के लिए। इसलिए यहाँ पे ये जो है ओवरलैपिंग जो देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं कि ये जो जेनेटिक कोडोन जो होते हैं या कोड जो होते हैं ये कोमा लेस होते हैं, यानी इनके बीच पंक्चुएशन नहीं होती, नो पंक्चुएशन। नो पंक्चुएशन का मीन इनको हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, इनको बिना रुके पढ़ते। ऐसे नहीं है कि इन तीन के बाद कोमा जाए, फिर इन तीन के बाद कोमा जाए, फिर इन तीन के बाद कोमा जाए, यानी कोमा लेस होते हैं और इनके अंदर किसी तरह का कोई पंक्चुएशन नहीं होता। और उसके बाद ये थे इसके कुछ स्पेशल सैलिएंट फीचर्स जिनको हम कहते हैं। और आपको बता ही दिया कि लास्ट में जो कोडोन जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं टर्मिनेटर कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन, या उन्हीं को बोलते हैं स्टॉप कोडोन, और या फिर उन्हीं को बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन। और ये तीनों के तीनों किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं। और ये होते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। ये तीन जो होते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करते हैं। तो ये तो थी बात जेनेटिक कोड की। और जेनेटिक कोड जो है वो कैसे डिसाइड किए गए, इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस से अगर चले तो एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेवेरो ओक्वा एंजाइम। और ये जो सेवेरो ओक्वा एंजाइम जो होता है, ये सेवेरो ओक्वा साइंटिस्ट का नाम था, इन्हों के नाम पे एक एंजाइम का नाम रखा गया जिसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज जो है इसके पास कैपेसिटी है कि ये बिना डीएनए के भी आरएनए बना सकता है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए फॉर्मेशन कर सकता है, यानी टेम्पलेट के बिना ही आरएनए बना सकता है। इसका मीन साइंटिस्ट को इस चीज से हेल्प मिली कि वो जो है वो आरएनए को बना सकते हैं, डीएनए की उसमें जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मान लो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट जो है वो आरएनए बना लिया। अब आरएनए जब बना लिया तब हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और ये जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है इन्होंने इस आरएनए के ऊपर अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से नाइट्रोजनस बेसिस जो है उनका सीक्वेंस लगा दिया, यानी अपनी मर्जी से उन्होंने होमोपोलीमर, होमोपोलीमर और कोपोलीमर लगा दिए। होमोपोलीमर का मीन जैसे ए सी यू यू यू, इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है उनको होमोपोलीमर बोल देते हैं। कोपोलीमर का मीन ए यू जी सी यू जी कुछ भी, यानी अलग नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस होता है उसको कोपोलीमर कह देते हैं। अब इस मामले में क्या हुआ आगे कि जैसे हमारे पास ये जो इस तरह से एक आरएनए है, इस आरएनए के ऊपर ए यू जी सी ए टी यू 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 सी ए जी, इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस लगा दिया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद एक तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मार्शल निरेनबर्ग, मार्शल निरेनबर्ग। और ये जो मार्शल निरेनबर्ग जो हैं इन्होंने क्या काम किया कि इसी तरह से सेल फ्री सिस्टम के अंदर, सेल फ्री सिस्टम लिया जिसमें सेल नहीं थी,
और उस सेल फ्री सिस्टम के अंदर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया। अब मामला यहां पे हमें ये समझना कि जब सेल के बाहर ये सब सिस्टम कर रहे हैं, हमारे पास ये इस तरह से आरएनए है, आरएनए के ऊपर AUG, CAA, AUG या फिर AAA, इस तरह से अपनी मर्जी से आरएनए बना लिया। आरएनए के ऊपर भी नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस या कोडोन लगा लिए और उसके बाद उन्होंने प्रोटीन बनाने की प्रोसेस पता कर ली। तब उन्होंने क्या किया कि इस तरह से AUG है, इसको देखा कि ये कौन सा एमिनो एसिड बना रहा है, CAA है, ये किसके लिए कोड कर रहा है, AUU है, ये किसके लिए कोड कर रहा है। और इस तरह से उन्होंने अलग अलग नाइट्रोजनस बेसेस के सीक्वेंस से और जो 64 जो कोडोन जो है उन सारे के सारे कोडोन को इस तरह से डिस्कवर करके और इस तरह से कौन सा कोडोन कौन से एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए और उन्होंने बना दी एक टेबल, यानी टेबल बना दी कि 64 जो कोडोन जो है उसमें से उनके कौन से कोडोन के क्या फंक्शन है और कौन सा कोडोन कौन से एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। इस तरह से उन्होंने पूरी 64 एमिनो एसिड या 64 जो कोडोन है उनके लिए पूरी की पूरी टेबल तैयार कर दी। अब इस जेनेटिक कोड के बाद, क्योंकि जेनेटिक कोड तो हमें इसीलिए समझना जरूरी था ताकि पता चल जाए कि किस तरह से एमआरएनए जो है वो आगे जाकर के प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। अब हम थोड़ी सी बात हमें यहाँ पे करनी टीआरएनए के बारे में। देखो टीआरएनए, टीआरएनए का क्या मीन है, नाम तो आपको पता है, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और ये जो टीआरएनए जो होता है हमारी सेल के अंदर लगभग 10 to 15% होता है, 10 से % होता है। सबसे ज्यादा जो है आरआरएनए होता है 80 to 85%, आपको पता होना चाहिए। और ये जो होता है स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, यानी इसका साइज जो है वो 4 kb का होता है। इसी आरएनए को बोला जाता है सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए भी बोला जाता है। इसी आरएनए को बोला जाता है अडेप्टर मॉलिक्यूल या अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। अडेप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं, अडेप्टर आरएनए आप जानते हो चार्जर का भी अडेप्टर होता है। अडेप्टर का मीन क्या होता है, जैसे चार्जर स्विच से लाइट लेकर के आपके मोबाइल को देने का काम करता है, सेम उसी टाइप से ये जो टीआरएनए जो है, ये टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस जो जेनेटिक कोड जो लिखे रहते हैं, एक तरफ से उन जेनेटिक कोड को पढ़ने का काम करता है, दूसरी तरफ से साइटोप्लाज्म से स्पेसिफिक एमिनो एसिड लाता है और एमिनो एसिड की चेन बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको अडेप्टर आरएनए बोलते हैं। जैसे अगर शॉर्टकट में इस बात को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि ये वाला आपके एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे AUG, UUA, AUG इस तरह से कोड लगे हुए। अब ये जो टीआरएनए जो है ये क्या काम करेगा, इसके दो हाथ हैं, एक हाथ से यहाँ से इस कोड को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इधर से ये एमिनो एसिड को लेकर के आएगा। तो ये दो काम कर रहा है ना, इधर से एमिनो एसिड लेके आ रहा है, इधर से इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। अब ये जो टीआरएनए है इसकी दो तरह की स्ट्रक्चर है, एक जो इसकी 2D स्ट्रक्चर जो होती है, 2D स्ट्रक्चर वो होती है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक होती है, जो कि एक साइंटिस्ट ने बताई थी जिनका नाम था होली। और इसकी जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है इन्वर्टेड एल लाइक, इन्वर्टेड एल लाइक होती है। और उसको बताया था किम एंड क्लग्स ने, किम एंड क्लग्स ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो टीआरएनए जो है किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और ये जो टीआरएनए जो है ये वैसे क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कई जगह इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से उनके बीच बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड, ये हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड। जहां पे डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है उसके अलावा जो पार्ट बचता है उसको हम लूप बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये जो टीआरएनए जो है इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये टीआरएनए बीच बीच में जगह में डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और जहां पे डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो पाता वहां पे इस तरह से लूप बना लेता है। ये इसका मान लो 3' एंड है, ये वाला 5' एंड। 3' एंड के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं CCA टर्मिनल भी बोलते हैं,
यहाँ पे जो है इसके पास ग्वानिन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये जो 3' एंड है यहाँ पे एमिनो एसिड आकर के जुड़ते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये वाला जो लूप है इसको बोलते हैं टी साई सी लूप, टी साई सी लूप बोलते हैं। और यहाँ पे राइबोसोम से अटैच होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट इधर प्रेजेंट होती है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये वाला जो पार्ट होता है ये एमआरएनए से अटैच होता है, यानी यहाँ पे इनके एंटीकोडोन प्रेजेंट होते हैं, इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होते हैं एंटीकोडोन, जैसे शुरुआती है तो AUG होता है, वो इनिशिएटर कोडोन होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा UA और C हो जाएगा UAC। और ये जो UAC है ये आपको पता एंटी कोडोन होता है, और ये वाला जो कोडोन होता है जो एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इस वाले साइट को हम बोल देते हैं एमआरएनए बाइंडिंग साइट। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं DHU लूप, डाई हाइड्रो हाइड्रो यूरिडीन। और ये वाला जो पोर्शन जो होता है यहाँ पे एक एंजाइम लगा रहता है, इसीलिए इसको एंजाइम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, एंजाइम बाइंडिंग साइट। और वो जो एंजाइम जो होता है उसका क्या नाम, एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है, टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये जो है आपके टीआरएनए की स्ट्रक्चर है जिसको आप याद कर सकते हो, बुक के अंदर थोड़ी सिंपल दी हुई है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। उसके बाद देखो हमारे पास जेनेटिक कोड के बारे में हमने बातें कर ली, उसके बाद टीआरएनए के बारे में बात की। अब हमें बात करनी है मेन पॉइंट की, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में बेसिक सी बात आप जानते हो कि डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अब ये जो आरएनए जो है एमआरएनए मेनली जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो एमआरएनए जो है अभी बनाने की कोशिश करेगा प्रोटीन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की या पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो क्या सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पॉलीमेराइजेशन of amino acids to form a polypeptide chain, to form a polypeptide chain by the reading of genetic information present on mRNA called translation, called a translation। यानी mRNA जो हमारे पास है उस mRNA के ऊपर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए एमिनो एसिड की पॉलीमेराइजेशन कर देना, या एमिनो एसिड की एक लंबी सी चेन बना देना जिसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, जिसको पहले स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन बोलते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन, और जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। देखो इन 3 स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन 3 स्टेप से पहले 2 छोटी छोटी बातें और होती हैं। एक को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड का मीन क्या होता है कि जो भी हमारे पास एमिनो एसिड होता है वो एमिनो एसिड जो है सबसे पहले एटीपी के साथ बाइंड करेगा, और इसके साथ एक एंजाइम जो है जो इसमें हेल्प करेगा उसको हम बोलते हैं एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और इस एंजाइम की हेल्प से एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम की सहायता से यहाँ पे एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के बाद क्या होगा, दूसरा जो छोटा सा स्टेप होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए,
चार्जिंग ऑफ है टीआरएनए। अब इस चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की अगर बात करें तो ये जो एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ये बाइंड करेगा टीआरएनए के साथ, और जैसे ये टीआरएनए के साथ बाइंड करता है तो ये जो नया जो टीआरएनए जिसके साथ एमिनो एसिड जुड़ जाता है उसको हम बोल देते हैं चार्ज टीआरएनए। और इसमें से ये जो एएमपी जो है ये हट जाता है और साथ में एंजाइम जो है ये दोनों के दोनों रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास जो टीआरएनए है वो चार्ज हो जाता है। यानी टीआरएनए के साथ जो एमिनो एसिड जुड़ गया तो उसको हम बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। और जब दो चार्ज टीआरएनए पास पास आते हैं तो ये एनर्जेटिकली प्रोसेस होती है और चार्ज टीआरएनए के बीच में जो है राइबोसोम एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है और इस तरह से जो चेन बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब अगर हम बात करें इनिशिएशन की, अब इनकी बात करते हैं स्टेप्स की। सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। चलो वैसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये जो है एमआरएनए है, ये इसका 5 डैश एंड है, ये इसका 3 डैश एंड है। शुरुआत के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि इस तरह से एक स्मॉलर सब यूनिट जो है वो राइबोसोम की यहाँ पे अटैच हो, और अगर ये वाली प्रोसेस हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो ये जो राइबोसोम है ये 30S होगा स्मॉलर सब यूनिट, और इसी 30S के अंदर और जो आरएनए होगा जिसको 16S आरएनए बोलते हैं, ये जो 16S आरएनए है इसका यहाँ पे ये 16S आरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है इस एमआरएनए के ऊपर, और उस सीक्वेंस को बोलते हैं एसडी सीक्वेंस। एसडी सीक्वेंस यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S उसके पास आरएनए होता है 16S आरएनए, और उस 16S आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है एमआरएनए के ऊपर, उसको बोलते हैं एसडी सीक्वेंस यानी साइने डालगार्नो सीक्वेंस, साइने डालगार्नो सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की वो अटैच हो जाती है एमआरएनए के साथ। और साथ में इसमें कुछ इनिशिएशन फैक्टर भी काम करते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर 3 फैक्टर होते हैं, आई इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, यानी इनिशिएशन फैक्टर भी होते हैं जो इसको जोड़ने में हेल्प करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस तरह से लार्जर सब यूनिट आएगी, और ये जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जैसे ही एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाएंगी ये जो इनिशिएशन फैक्टर जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये पूरा का पूरा एक राइबोसोम 70S राइबोसोम बन जाता है। लेकिन अगर यही बात यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है तो यहाँ पे हम चलो बाद में लिखेंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है तो 16S की जगह वहां पे 18S आरएनए जो है वो इसमें हेल्प करता है, जुड़ता है यहाँ पे, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 7 मिथाइल गुआनोसिन के जो कैपिंग वाली जो पार्ट होता है उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब देखो ये जो लार्जर सब यूनिट जो होती है इसके पास इस तरह से 3 होती है साइट्स, इस तरह से 3 साइट होती है, एक साइट को ई बोलते हैं, दूसरे को पी बोलते हैं, तीसरी को ए बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ई की, पहले लिखने की कोशिश करें बातों को, ई जो होता है उसको बोलते हैं एग्जिट साइट, पी जो होता है उसको बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट, और ए जो होता है उसको बोलते हैं एमाइनो एसाइल साइट, एमाइनो एसाइल साइट। अब यहाँ पे इस तरह से 3 साइट, और वो बात भी लिख लेते हैं, अगर ये प्रोसेस हो रही है यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हो रही है तो यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो 18S आरएनए जो है वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 7 मिथाइल गुआनोसिन के, और 7 मिथाइल गुआनोसिन जिसको हम कैपिंग या कैप वाला पार्ट कहते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो जो है एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। अब इनिशिएशन के बाद क्या होता है, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अब इस पूरे प्रोसेस को डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये है 5 डैश से 3 डैश एमआरएनए, एमआरएनए इसको लिखने की कोई जरूरत, एमआरएनए यहाँ पे आपको पता आकर के स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुई, उसके बाद यहाँ पे आकर के लार्जर सब यूनिट अटैच हो गई, मामला से। उसके बाद देखो इसके पास होती है 3 साइट,
इस तरह से, 3 साइड इस तरह से, और एक को बोलते हैं ई, दूसरे को बोलते हैं पी, और तीसरे को बोलते हैं ए। अब मामला क्या होगा? मामला ये होगा कि सबसे पहले कोई भी जो टीआरएनए जो है, सबसे पहले इनिशिएशन के टाइम सबसे पहले जो चार्ज टीआरएनए है वो आकर के जुड़ेगा पी वाली साइड पे। कैसे? देखो, यहाँ पे ये लार्जर सब यूनिट, यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे ये पी वाली साइड, ई वाली साइड, ए वाली साइड। सबसे पहले इधर से कोई टीआरएनए आएगा और वो टीआरएनए जुड़ जाएगा पी वाली साइड से, टीआरएनए आ गया। उसके बाद ए वाली साइड है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, खाली है, दूसरा एक और टीआरएनए आएगा और वो भी जुड़ जाएगा ए वाली साइड से। अब क्या होगा? अब यहाँ पे पी वाली साइड, यहाँ पे ये ए वाली साइड। अब मामला ये होता है कि जैसे ये दो चार्ज टीआरएनए आते हैं और साथ में दोनों के पास एमिनो एसिड है, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एमिनो एसिड जो है ये आपस में यहाँ से इनके बीच बन जाएगा बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड जो है जो बनता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस बॉन्ड बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं राइबोजाइम एंजाइम। और वो जो राइबोजाइम एंजाइम जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर 23 sRNA होता है और यूकैरियोटिक के अंदर वो 28 sRNA होता है। अब जब दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि इस तरह से ये लार्जर सब यूनिट, इस तरह से ये स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है पी, यहाँ पे ए, और जैसे ये बॉन्ड बनता है यहाँ पे इन दोनों के बीच ये बॉन्ड बनता है तो यहाँ से ये जो टीआरएनए जो है इसके साथ इसका कनेक्शन कट हो जाता है, और जैसे इसके साथ ये कनेक्शन कट होता है ये वाला जो टीआरएनए जो यहाँ पे प्रेजेंट था ये हो जाता है फ्री, और फ्री हो गया तो ये वाला टीआरएनए ये तो इधर चला जाएगा, ये वाला टीआरएनए इधर आ जाएगा, और ये वाला ए वाला वापिस एम्प्टी हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, यहाँ पे हमारे पास लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे ये वाली पहले जो खाली जगह थी ये वाली थी और ये वाली थी। यहाँ पे जैसे ही वो जो टीआरएनए इस तरह से दो टीआरएनए थे, अब ये वाला जो टीआरएनए ये यहाँ पे आ जाएगा, जो पी के ऊपर था वो यहाँ पे ई पे आ जाएगा, और ए जो है वो वापिस खाली हो जाएगी, और यहाँ पे दो एमिनो एसिड जुड़ गए। इसी तरह से ये जो प्रोसेस इसको इनिशिएशन बोल दिया। उसके बाद ये जो राइबोसोम जो है ये आगे से आगे मूव करेगा, ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर होने के लिए भी एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम ट्रांसलोकेज एंजाइम बोलते हैं, और वो जो प्रोटीन्स होती है उनको इलोंगेशन फैक्टर बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर वो भी 3 होते हैं इलोंगेशन फैक्टर। तो वो इस प्रोसेस के अंदर जो राइबोसोम है ये आगे से आगे ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होगा तो आप समझ रहे हो चीज को कि जो ए के ऊपर जो एमिनो एसिड है वो इसके साथ इस तरह से बाइंड कर लेगा, और जो पी के ऊपर जो टीआरएनए जो डिस्चार्ज हो जाता है वो ई वाली साइड पे आ जाता है, और ई के ऊपर जो टीआरएनए जो होता है वो इस मामले से या इस प्रोसेस से एग्जिट हो जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और चलते 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 मान लो कि यहाँ पे ये राइबोसोम पहुंचा, यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट है, और यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे ये 3 साइट है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एमिनो एसिड जो है वो इस तरह से जुड़ गए। इस तरह से कई सारे जो एमिनो एसिड है आगे से आगे जुड़ते गए। चलो इस चीज को दोबारा बनाते हैं। देखो, यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये प्रोसेस जो है इलोंगेशन फैक्टर के चलते ये जो प्रोसेस लास्ट में पहुंच गई, यहाँ पे जो है ई, पी और ए साइट है। यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड जो हैं जुड़ करके और उन्होंने बना लिए एक पॉलीमर या एमिनो एसिड की एक चेन बना ली जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। अब और जो पुराने जो टीआरएनए वो यहाँ से एग्जिट होते रहेंगे, नए जो टीआरएनए जो है वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, और यहाँ से उसका कनेक्शन कट होता रहेगा, और इधर पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा जिसके लिए राइबोसोम एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन चलते चलते इसी प्रोसेस में मान लो यहाँ पे आ गया यूएजी, यूएजी। अब जैसे ही यूएजी आता है, आपको पता है यूएजी जो है वो एक स्टॉप कोडोन है। यूएजी जो एक है स्टॉप कोडोन है, उसी के लिए कोई जो है टीआरएनए स्पेसिफिक नहीं होता। टीआरएनए यहाँ पे आकर के बाइंड नहीं होगा, और अगर टीआरएनए यहाँ पे आके बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पे काम करते हैं एक रिलीजिंग फैक्टर्स। कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होती है जिनको रिलीजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, और वो जो रिलीजिंग फैक्टर जो है इस टीआरएनए को पॉलीपेप्टाइड चेन और इस राइबोसोम से हटा करके इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कर देते हैं फ्री। इस तरह से ये जो एमिनो एसिड की जो एक चेन बनी हुई है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोल देते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से रिलीज हो जाती है, फ्री हो जाती है, और इसी स्टेप को बोलते हैं टर्मिनेशन। तो देखो,
अगर इस बात को शॉर्टकट में आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश की जाए कि ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन वैसे 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, लेकिन स्टार्ट होने से पहले 2 छोटे छोटे स्टेप और होते हैं। सबसे पहले एमिनो एसिड जो है एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज की हेल्प से एटीपी के साथ बाइंड करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। उसके बाद जो एमिनो एसिड जो है टीआरएनए के साथ जब अटैच हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए सबसे पहले उस उसके बाद इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। इनिशिएशन के अंदर स्मॉलर सब यूनिट जो है वो आकर के एमआरएनए के साथ बाइंड करेगी। जैसे ही एमआरएनए के साथ बाइंड होती है फिर लार्जर सब यूनिट आ जाती है। लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होती है, ई, पी और ए। जो चार टीआरएनए वो पी वाली साइट पे आके अटैच होता है। उसके बाद जो ए साइट है वो एम्प्टी होती है, वहां पे एक चार टीआरएनए आ जाता है। उसके बाद वो जो दोनों के दोनों चार टीआरएनए जिनके ऊपर एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, राइबोजाइम एंजाइम जो है वो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है और जो पी साइट के ऊपर जो टीआरएनए है उससे उस एमिनो एसिड का कनेक्शन कट हो जाता है। इसका मीन वो डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होकर के पी साइट पे टीआरएनए वो ई वाली साइड पे चला जाता है। ए वाली साइड पे जो टीआरएनए वो पी वाली पे चला जाता है। ए वाली साइड फिर खाली हो जाती है और इस तरह से राइबोसोम जो है आगे से आगे खिसकता खिसकता 3' की तरफ चला जाता है, जहां पे लास्ट में जाता है तो कोई न कोई स्टॉप कोडॉन आ जाता है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए होता नहीं है और रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं वो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम को सेपरेट कर देते हैं और इसी तरह से हमारे पास हमारा जो प्रोटीन है वो बन जाता है। ये तो बात थी ट्रांसलेशन के बारे में। अब इसी से लगते हैं अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चलो कर ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो उस वाले टॉपिक के अंदर क्या मामला, चलो वो टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।